Hello, my dear students. Welcome to our class. Today we are going to start the second chapter of Power System 2, which is Introduction to Wind and Solar Power Generation. So, in this chapter, we will be discussing about wind power plant and solar power plant, how the solar energy and energy are generated, and how we can utilize it and use it efficiently. So, let's get started with this. First, we will talk about wind power plant and wind power generation. So, firstly, how does the wind gets generated? Okay, so wind जो होती है, it is caused by the solar heating of the atmosphere. What happens when Earth rotates on its axis? जो इक्वेटर होता है उसके ऊपर जो सोलर रेडिएशन सूरज की जो गर्मी है वो गिरती है, वो ज़्यादा गिरती है कंपेयर टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या होता है कि जो सन रेज जो होती हैं वो स्ट्रेट नहीं जाती, वो थोड़ी टिल्टेड जाती है, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर जो सरफेस है वो कम हीट होती है कंपेयर टू द सरफेस ऑन इक्वेटर. ठीक है, सेम बात हम बोल सकते हैं ओशंस और लैंड के बारे में भी. जब सन की रेज ओशंस पे गिरती है और जब सन की रेज सरफेस पे गिरती है, आई मीन लैंड सरफेस पे गिरती है, तब क्या होता है कि लैंड सरफेस जो होती है वो कंपैरेटिवली मोर ज़्यादा हीटेड अप होती है ओशन से. ठीक है, और इसकी वजह से जो हीटिंग डिफरेंस प्रोड्यूस होता है ओशंस और लैंड के बीच में, पोल्स और इक्वेटर के बीच में, उसकी वजह से विंड जो है वो जनरेट होती है. ठीक है, और वो वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव करती है बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन. ओके, ऑन इट्स एक्सिस. विंड से जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो सकती है, और हम क्या करते हैं कि जो विंड जो ब्लो होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं एंड वी यूज़ इट फॉर आर इन आर डेली यूजेस एंड अदर पर्पसेस. ओके, अब विंड एनर्जी की एडवांटेजेस क्या है ये, या फिर किस तरीके से विंड एनर्जी ज़्यादा हमको यूज़फुल रहती है. ठीक है, तो वो क्या है कि विंड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ प्लेंटिफुल इन एग्जीक्यूटेबल रिन्यूएबल एंड नॉन पोल्यूटिंग. ओके, तो पहले तो विंड जो है वो कभी रन आउट नहीं होने वाली, वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, प्लस उसके साथ हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमेशा बहती रहने वाली है. वो कभी मतलब ऐसा नहीं है कि वी रन आउट ऑफ विंड जैसे कोल के साथ होने वाला है, या फिर गैस के साथ होता है, या फिर किसी भी दूसरे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट के साथ होता है. तो विंड इज़ वेरी प्लेंटिफुल, इट इज़ एग्जीक्यूटेबल, इट इज़ रिन्यूएबल एंड इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग. ओके, विंड पावर प्लांट की सबसे अच्छी बात यह है कि उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है वो सबसे कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है. और सबसे दूसरी अच्छी बात कि विंड पावर प्लांट को रन करने के लिए हमें कोई फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया तो उसके लिए हमको कोल की ज़रूरत पड़ती है, गैस पावर प्लांट में हमको वी रिक्वायर गैस, बट विंड एनर्जी की जनरेशन के लिए हमको ऐसे कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. एक और बात कि जब भी विंड पावर प्लांट से हम एनर्जी जनरेट करते हैं उससे कोई एक्स्ट्रा हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती. जैसे जब हम कोल को बर्न करते हैं तो हमको ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, हमको एनर्जी तो मिलती है बट हीट भी साथ में प्रोड्यूस होती है. हीट जो रहती है वो बाय प्रोडक्ट बन जाती है जब हम लोग थर्मल पावर प्लांट रन करते हैं, या फिर गैस पावर प्लांट रन करते हैं, या फिर सेम वेज जब न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रन करते हैं, बिकॉज फ्यूजन और फिजन से बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है और साथ में बहुत हाई अमाउंट में हीट भी जनरेट होती है जो विंड में नहीं होती. ठीक है,
अब बात करते हैं कि विंड पावर प्लांट के ड्रॉबैक्स क्या है, या फिर उसके ड्रॉबैक्स या फिर कोई डीमेरिट्स क्या है। ओके, तो सबसे पहला तो कि वो नॉन स्टेडी है, अनरिलायबल है, क्योंकि विंड पावर प्लांट जो होता है वो मतलब विंड जो है वो कभी इस तरह से रिलायबल नहीं होती है कि भाई 4 से 6 में तो हवा चलनी ही चलनी है, या फिर हाँ इस तरह से हो सकता है कि इस कुछ पर्टिकुलर टाइम पे रेगुलरली इस स्पीड से विंड ब्लो हो सकती है, बट हर बार होगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सो वो रिलायबल नहीं है, वो स्टेडी नहीं है। विंड कभी स्टेडी नहीं हो सकती क्योंकि वो विंड है, वो कंटिन्यूसली ब्लो होती रहती है, ठीक है। तो वो स्टेडी नहीं है, वो अनरिलायबल है कॉन्स्टेंटली, और उसके स्पीड में और डायरेक्शंस में कंटिन्यूसली वेरिएशंस आते रहते हैं। विंड कभी कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलती। सेम वेज उसके डायरेक्शन, जो विंड की डायरेक्शन होती है वो भी कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन नहीं होती है, उसको भी चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो वो उसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा, जो स्ट्रक्चरल एरिया जो चाहिए विंड पावर प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि हमको जो स्ट्रक्चरल एरिया चाहिए वो बहुत बड़ा चाहिए हमको। अगर विंड पावर प्लांट या विंड पार्क हमको एस्टैब्लिश करना है तो हमको किसी ऐसी जगह पे विंड पावर प्लांट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जहाँ पे हमें मैक्सिमम विंड मिलती हो। मतलब हम लोग ऐसी जगह पे हम लोग उसको प्लांट नहीं कर सकते जो अर्बन एरियाज़ हो गए, जहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं जो हमारे विंड को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी। ऐसी जगह पे हम लोग पावर प्लांट विंड का नहीं डाल सकते, ठीक है। तो हमको ऐसी पहले लोकेशन चाहिए और साथ में स्ट्रक्चरल एरिया, क्योंकि विंड मिल्स बहुत बड़े होते हैं तो उसके लिए हमको एरिया भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट दैट मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल्स रिक्वायर्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर एट कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी एवर इफ़ द स्पीड ऑफ विंड वेरीज। अगर विंड की जो स्पीड है वो वेरी होती है तो जो पावर हमको चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक पावर जो चाहिए होता है, हाँ जी, इलेक्ट्रिक पावर जो हमको चाहिए होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। और मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल्स भी आपको रिक्वायर होते हैं, उसकी भी ज़रूरत लगती है, ठीक है। नाउ लेट्स गो थ्रू सम मैथमेटिकल रिलेशंस जो विंड पावर जनरेशन में काम आते हैं। सबसे पहले तो विंड पावर जनरेशन जो होता है उस वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रो पे, मतलब एयर डेंसिटी पे, विंड की जो वेलोसिटी होती है उसके ऊपर, और जो टरबाइन जो रहता है, विंड टरबाइन जो रहता है उसके सर्कुलर डायामीटर के ऊपर, ठीक है। और उसके बेस पे आपको फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हो, पी टी इक्वल टू 1/8 पाई रो डी स्क्वायर सी आई क्यूब। यहाँ पे रो है एयर डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सी आई है इनकमिंग विंड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और डी है एयर टर्बुलेंस सर्कुलर डायमीटर, ठीक है, एयर टर्बाइन सर्कुलर डायमीटर। सेम वेज में आपको मैक्सिमम रोटर एफिशिएंसी के डिफरेंट फार्मूलाज आपको मिल जाते हैं। आइडियल और मैक्सिमम थियोरेटिकल एफिशिएंसी के फार्मूला आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम थियोरेटिकल एफिशिएंसी को तो हम मतलब बिल्कुल सिंपल टर्म्स में ही हम रखते हैं कि मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय टोटल जनरेटेड पावर को हम इंक्लूड करते हैं, जो अराउंड 59.26% होता है, ओके। साथ में हम जो टॉर्क जो रहता है, तो टॉर्क जो जनरेट होता है, और एक्सियल थ्रस्ट जो होता है ब्लेड के ऊपर, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। टी इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू विच इज़ नथिंग बट 16p अपॉन पाई डी एन। ये फार्मूलाज जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिए गए हैं, बट GTU में इनका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता, इनको ज़्यादा नहीं पूछा जाता। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर GTU एग्ज़ाम्स, so you may skip it, you may would like to skip it, okay। Now moving forward to wind map of India, second topic। so सबसे पहले तो let me tell you कि wind power जो है, जो wind power विंड टरबाइन से या
विंड मिल से हम जो पावर जनरेट करते हैं वो इंडिया के टोटल जनरेशन कैपेसिटी के 10% होता है, मतलब 10% कंट्रीब्यूशन विंड पावर का होता है, जो कंपैरेटिवली अच्छा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। विंड पावर जनरेशन हमारा अच्छा है, ठीक है। और विंड पावर जनरेशन का दूसरा सबसे अच्छा फ़ायदा कि वो बहुत ही क्लीन पावर है। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट में व्हेन वी सी जो कोल रहता है उसको जब हम लोग बर्न करते हैं, उसमें से जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट और बहुत ही ज़्यादा धुआं, ये सभी चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी थर्मल पावर प्लांट हुआ, सो यू मे यू मे हैव सीन दोज चिमनीज और कूलिंग टावर्स, ओके। सो विंड पावर प्लांट में ऐसा कुछ नहीं, वो बिल्कुल ही क्लीन एनर्जी है, वो रिन्यूएबल है बिकॉज वी कैन गेट इट अगेन एंड अगेन, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ऑफ कोर्स, और जिससे हमारी इकोनॉमी जो है उसको भी हर साल फ़ायदा होता है, ओके। अब वो जो है हमें हेल्प कर रही है फॉसिल फ्यूल्स पे, जो अभी हम लोग कम्प्लीटली अभी कम्प्लीटली हम लोग डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स पे। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं कि जो पेट्रोलियम्स या कोल्ड फ्यूल्स हो गए, जिनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, जो हमको बेसिकली ज़मीन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। दोज आर फॉसिल फ्यूल्स। अब वी आर not only India, the whole world is massively dependent on fossil fuel, and the more we depend on wind generation capability or solar generation capability, we will be moving towards becoming becoming the nation who uses more renewable energy, okay। अब ये जो क्वेश्चन है टोटल जनरेशन कैपेसिटी इंडिया की, ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में आ सकता है, 344 गीगावाट, ओके। सो कीप दिस इन माइंड। इंडिया में 1990 में विंड पावर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, और 2018 के हिसाब से उस टाइम पे जो कैपेबिलिटी थी वो थी 34.046 गीगावाट, ओके। यू कैन सी इन दिस मैप कि कहाँ पे अच्छी थी और कहाँ पे बुरी थी। यू कैन सी गुजरात में काफ़ी अच्छी है विंड पावर जनरेशन कैपेबिलिटी। द रीज़न इज़ बिकॉज गुजरात का जो सी शोर है वो इंडिया में सबसे बड़ा है, सो वहाँ पे हवा अच्छे से अवेलेबल हो जाती है। आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे कर्नाटका में कुछ जगहों पे अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे अरवली सिचुएटेड है, जिसको हम अरवली की माउंटेन सीरीज़ या फिर गिरिमाला बोलते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मिल जाता है। उसके अलावा कर्नाटका में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी मेहनत करके कर्नाटका में बेंगलोर के पास विंड पार्क्स इस्टेब्लिश किए हैं, तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा काफ़ी अच्छी है जनरेशन कैपेबिलिटी। और साथ ही में साउथ में केरला और तमिलनाडु में आपको नज़र आ जाएगी अच्छी विंड कैपेबिलिटी, ओके, अच्छा विंड जनरेशन। सेम आपको नॉर्थ में जम्मू की तरफ भी आपको मिल जाएगा, ओके, जो बहुत अच्छा है। नाउ आपको टेबल दिया हुआ है, जो टेबल में आपको हर एक स्टेट की टोटल जनरेशन कैपेसिटी दिखाई गई है, जो आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है जीटीयू के पर्सपेक्टिव से, बट ट्राई टू रिमेंबर तमिलनाडु का मैक्सिमम है, ओके। एंड इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड एज पर मार्च 2018, okay। Now coming here, now first तमिलनाडु है और सेकंड गुजरात है।
जिसकी थर्मल पावर कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब विंड पावर डेंसिटी जो है उसका फार्मूला कुछ इस तरीके से है, पावर इक्वल टू 1/2 रो ए वी क्यूब। वी जो होता है वो विंड स्पीड, ए जो होता है नॉर्मल सिलेक्शन एरिया, और रो होती है हमारी एयर डेंसिटी। ठीक है, नाउ जो लोकेशन जो सिलेक्ट करनी होती है विंड पावर प्लांट के लिए, उसकी गाइडलाइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो विंड की डेंसिटी है वो मैटर करती है कि अगर विंड की डेंसिटी अगर 350 वाट पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा आपको मिल रही है तो वो उस जगह पे हम बिल्कुल एस्टाब्लिश कर सकते हैं, अगर दूसरे क्राइटेरियाज फुलफ़िल हो रहे हैं तो। अगर 150 वाट पर मीटर स्क्वायर से कम है तो वी वुड रादर ट्राई टू अवॉइड एस्टाब्लिशिंग अ विंड पावर प्लांट ओवर देयर। Now, other information such as geographical topology, temperature, pressure, wind speed, direction, इन सभी चीज़ों को इन सभी चीज़ों का रोल रहता है विंड पावर जनरेशन में, और उन सभी को कंसीडर किया जाता है जब भी हम लोग प्लांट एस्टाब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, अब विंड टरबाइन करता क्या है एक्चुअली, वो जो काइनेटिक एनर्जी है जो विंड टरबाइन जब मूव कर रहा है तो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और वो जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम यूज़ करते हैं जनरेटर को ड्राइव करने के लिए, जिससे हम एट द एंड ऑफ द डे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम सिंपल टर्म्स में हम इस तरह से इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब जो विंड पावर प्लांट है उसको एस्टाब्लिश करने के लिए जो साइट है उसका सिलेक्शन हम लोग करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोगों को कौन से पॉइंट्स कंसीडर करने हैं उसकी बात करते हैं। तो पहला तो जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि हाई वेलोसिटी जो होती है, जहाँ पे विंड काफ़ी तेज़ चल रही होती है, ऐसी जगहों पे हमेशा प्रेफर किया जाता है क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम पावर हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो एरिया टू बी लोकेटेड वेयर हाई वेलोसिटी विंड फॉर लार्जर पीरियड ऑफ द ईयर आर सर्टेन, जहाँ पे विंड की स्पीड मैंने आपको बताई कि 6 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड के बीच में हो तो हम एस्टाब्लिश कर सकते हैं, दैट इज़ गुड। ओके, दूसरी एक और बात जो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो अर्बन एरियाज़ में नहीं होनी चाहिए, सिटीज़ में नहीं होनी चाहिए, बिल्डिंग्स के बीच में नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसी जगह पे हम लोग प्लांट एस्टाब्लिश नहीं कर सकते हैं कि जहाँ पे बहुत ही मतलब विंड ब्लॉक हो जाए, या फिर जहाँ पे विंड को फुल्ली उसको ब्लो होने का मौका ना मिले। ठीक है, सो वी शैल अवॉइड इन अर्बन एरिया वी शैल अवॉइड अर्बन एरियाज, the places which are dense with forest, trees or buildings. okay, दूसरे जो एरियाज होते हैं जो हाई हिल्स हो गए, ठीक है, हिल्स के ऊपर क्या होता है कि ऑलरेडी हवा काफ़ी तेज़ ब्लो हो रही है, प्लस क्योंकि आपका हिल है तो आपको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, फ्लैट ओपन सरफेस मिलेगा। ठीक है, सेम हम लोग सी शोर पे भी कर सकते हैं, डिज़र्ट्स में कर सकते हैं, जहाँ आपकी विंड अच्छी ब्लो हो रही है। ओके, अब विंड मिल का जो फाउंडेशन होता है, मतलब उसका टावर और फाउंडेशन, उसके लिए जो सॉइल है वो भी उसके लिए सूटेबल होनी चाहिए, क्योंकि विंड मिल जो आपको पता है कितना बड़ा होता है, तो इतने बड़े विंड मिल को एस्टाब्लिश करने के लिए अगर सॉइल अच्छी नहीं हुई तो विंड मिल क्रैश हो सकता है, वो गिर सकता है। ठीक है, उससे बहुत ही बड़ा इकोनॉमिकल मतलब फाइनेंशियल और हो सकता है कि कुछ लोगों को भी लॉस हो सकता है। ठीक है, तीसरा जो साइट है, इट शैल बी सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग अप्रोच रोड्स, बिकॉज आपको एट द एंड ऑफ द डे पावर जो है आपको जनरेट करना है। ठीक है, और वहाँ पे ऐसी जगह पे होना चाहिए कि जो रीचेबल हो, सूटेबल हो, मतलब अगर ऐसी जगह पे आप नहीं बना सकते कि जो रीचेबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने बहुत ही दूर कर दिया, अगर मेरा जो पावर प्लांट है मैंने बहुत ही दूर बना दिया, तो जब मैं पावर कंज्यूम करने के लिए मतलब यूज़ करने के लिए जब मैं ट्रांसमिशन लाइन बिछाऊँगा तो उसकी वजह से जितना ज़्यादा दूर मेरा पावर प्लांट होगा
जो एंड यूज़र है उसके पास, उससे जितना ज़्यादा डिस्टेंट में होगा मेरा पावर प्लांट उतने ही ज़्यादा लॉसेस मुझे होंगे, एनर्जी लॉसेस, इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस, ठीक है, बिकॉज मेरी ट्रांसमिशन लाइन इतनी ज़्यादा होगी तो ट्रांसमिशन लॉसेस बढ़ जाएंगे। ओके, अब कट इन द स्पीड शेल शैल बी more than 3.5 meter per second, and wind speed have much more speed, so tower construction shall be strong, tough enough to sustain wind pressure, which is very fair and obvious point कि tower should be strong enough to sustain wind pressure. अगर नहीं कर पाया तो windmill will break. Okay, and again land must be available at low cost or low rate so that we can purchase it for um, we can purchase it for less amount. So we will keep it till here. We will discuss wind power plants in India and other topics in the next lecture. All right.